देखिए, मूवमेंट जो कोई शुरू होता है उसका कोई एंड नहीं होता है। उसकी एनर्जी नेक्स्ट मूवमेंट में चैनलाइज हो जाता है, कैपिटलाइज हो जाता है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो फर्स्ट बैट्समैन आया, 2 रन बना के आउट हो गया, अगला आएगा 50 रन बनाएगा, टोटल स्कोर है 52 हो जाएगा, तो वो एड ऑन होता चला जाता है। हमको लगता है इस देश के अंदर आज़ादी के आंदोलन के दौरान जिन मूल्यों को लेकर के लड़ा गया, वो मूल्य आज भी समाज में स्थापित नहीं हो पाए हैं। कुछ हद तक हुए थे, लेकिन आज फिर से उसको दोबारा छीना जा रहा है। मसलन आपको समानता की समझदारी, मसलन छुआछूत का अंत, मसलन न्याय हर एक प्रकार का, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, लैंगिक हो, जातीय हो, मसलन आपको समाजवाद की संकल्पना, धर्मनिरपेक्षता, लोगों को आज़ादी को अपने धर्म को मान्य करना चाहिए, तो वो मूल्य आज कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं उस आंदोलन के साथ, अगर इस आंदोलन की तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि वो आंदोलन आज़ादी के लिए आंदोलन नहीं था, और प्रिसाइजली ये जो आंदोलन है आज़ादी के लिए कम, आज़ादी को बचाने का आंदोलन ज़्यादा है। मसलन झंडे में 3 रंग है, तो वो रंग जो है उसमें 3 रंग के 3 मतलब हैं, उन 3 मतलबों को भुला देना चाहती है सरकार, है। उसमें जो भगवा रंग है वो वीरता का प्रतीक है, लेकिन वो बाकी जो 2 रंग हैं उसके भी मतलब हैं। सफ़ेद जो है वो शांति का प्रतीक है, हरा जो है हरियाली का प्रतीक है, वो 3 रंग को मिटा देना चाहते हैं। और नीले रंग का चक्र जो बौद्ध धर्म का है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनाया, जिसने सोशल जस्टिस की बात की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की, उसको ख़त्म कर देने की बात। उस नीले रंग की जगह पे मुझे लगता है कि आरएसएस इस बात के लिए डिटरमिन दिख रही है कि वो नीला चक्र हटा करके वहाँ पे ओम जो है वो लिख दिया जाए। और भारत माता की बात की जा रही है अभी, तो भारत माता कैसी होगी? पहले की जो भारत माता का इमेज था उसमें भारत माता तिरंगे की जो है साड़ी पहनी हुई रहती थी, उसके हाथ में जो झंडा होता था वो तिरंगा होता था और वो खड़ी होती थी। आजकल जो भारत माता की तस्वीर आरएसएस के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है वो भारत माता शेर पे बैठी हुई है, उनके साड़ी का रंग भगवा है और उनके हाथ में जो झंडा है वो भी भगवा है। तो ये जो सिंबॉलिज्म है, ये सिंबॉलिज्म कहीं ना कहीं द बेसिक आइडियाज़ ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ इंडिया? इंडिया इज़ नॉट ए सिंगल कंट्री, देयर आर सो मेनी इंडियाज़। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, प्लूरलिटी है सोसाइटी की, डाइवर्सिटी है, उसको हेजेमोनाइज करने की कोशिश की जाएगी। सोसाइटी अगर हेजेमोनाइज होगी तो सवाल है कि किस तरह की आइडियोलॉजी सोसाइटी को हेजेमोनाइज करेगी। आज तक का इतिहास तो यही रहा है कि समाज में जो अपर कास्ट हेजेमनी है, अपर क्लास हेजेमनी है, वही प्रिवेल किया है। और अनटचेबिलिटी, चाहे वो आपको जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, भाषा, बोली, क्षेत्र, बहन, खाना, यही चीज़ें चलती रही हैं। तो ये जो आज़ादी है, जिसे आप आज़ादी का आंदोलन है, ये आज़ादी को बचाने की आंदोलन है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जिन मूल्यों को हमने स्थापित किया उसको हम बचा सकें, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, समाजवाद हो, लोकतंत्र हो, समानता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो, इसको बचाने का समय है। इसीलिए जब हम नेशन की बात कर रहे हैं तो हम नेशन के 1.25 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रेयर वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू, नॉट कि वी आर नेशनलिस्ट। इस तरह की कोई शब्दावली संविधान में नहीं आता। आप क्या समझते हैं क्योंकि ये जो मूवमेंट चल रहा है इसका असर क्या ये कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ पर भी होगा, या ये SCU, उस्मानिया या JNU तक ही रह जाएगा? देखिए, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। ये सरकार जो कर रही है ना, उससे अपने आप आंदोलन जुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है हम JNU में पढ़ते हैं और हमने जो है इस बात को प्लान करके रखा था कि जब मोदी जी की सरकार आएगी तो हम हर यूनिवर्सिटी में जाकर के छात्रों को संगठित करेंगे। ऐसे समाज में आंदोलन होता नहीं। समाज में आंदोलन होने के लिए एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी तैयार, एक ऑब्जेक्टिव कंडीशन होता है। क्या है ऑब्जेक्टिव कंडीशन? ऑब्जेक्टिव कंडीशन ये है कि प्रॉमिस किया सरकार ने कि हम आपको 15 लाख रुपया देंगे,
विकास होगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, तमाम तरीके के करोड़ों करोड़ रोजगार होगा, गुजरात मॉडल की तरह जो है भारत चकाचक करने लगेगा, ये सारी बातें कही गई। लेकिन आज स्थिति क्या है? लोगों को वजीफा नहीं मिल रहा, हॉस्टल नहीं बन रहा, लोग जो पढ़ ले रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल रही है तो काम 8 घंटे का कर रहे हैं, दाम जो है 6 घंटे का मिल रहा है, 8 घंटे की ड्यूटी में 12 घंटे काम कराया जा रहा है, 1 लाख रुपया सैलरी लेने के बावजूद लोगों के लाइफ में रेस्ट नहीं है, लोग वीकेंड का इंतज़ार करते हैं कि चैन से एक रात सो पाएँ। तो इतना जो अनरेस्ट है सोसाइटी में, उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होगा, वो जो डिससेटिस्फैक्शन है वो बाहर आएगा, उसको लोग एक्सप्रेस करेंगे, और वो जहाँ पे जो लोग जितना यूनाइट है उसका एक्सप्रेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्टूडेंट की संख्या होती है, उनका कंसंट्रेशन होता है, उनकी एक यूनिटी होती है, तो वहाँ एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, प्रोमिनेंटली लोग सवाल को रखते हैं। इसीलिए प्राइमरी तौर पर सरकार जो है एक एक करके यूनिवर्सिटीज़ पे अटैक कर रही है, और जो भी जिसके ऊपर भी हमला हो रहा है वो उठ को खड़ा हो रहा है। अब सरकार हमसे पूछ करके तो हमें हमारा वजीफा बंद नहीं की, सरकार हमसे पूछ कर तो अलीगढ़ का अल्पसंख्यक स्टेटस जो है छीन नहीं रही है, सरकार हमसे पूछ करके तो इलाहाबाद की प्रेसिडेंट का एडमिशन नहीं कैंसिल करवा रही है, सरकार हमसे तो पूछ करके FTII में अपने प्रिय गजेंद्र चौहान को अध्यक्ष नहीं बनाया, हमारे कहने से अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्किल को बैन नहीं किया, हमारे कहने से AVP के गुंडे घुस करके जादवपुर यूनिवर्सिटी में मारपीट नहीं की। देयर इज ए सीरीज ऑफ इंसिडेंट इन एवरी ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटीज। दिस गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग अनरेस्ट एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल दैट स्टूडेंट्स आर नॉट continuing their study and they are coming outside the street. भगवतगढ़ की जो राजनीति को RSS की आइडियोलॉजी को इम्पोज करने की जो कोशिश कर रही है, उसमें बीजेपी को किस हद तक कामयाबी मिल सकती है। और एक ख़ास बात इसमें सिलेबस का भगवतगढ़ की बात है, उसमें कहाँ तक कामयाबी मिलेगा? देखिए, ये देश जो है वो बहुत ही विशाल देश है। एक राज्य में जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो पूरे देश में सफल हो जाए ये ज़रूरी है। बुनियादी तौर पे इस एक्सपेरिमेंट को सफल होने के लिए ज़रूरी ये है कि जो लोग RSS की विचारधारा से असहमत हैं वो लोग यूनाइट हो। इस काम में अगर RSS सफल रहती है तब तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वो इलेक्टोरल गेन कर लेगी और थ्रू द स्टेट मशीनरी वो अपने आइडियोलॉजी को भी इम्प्लीमेंट करा लेगी। लेकिन अगर जो असहमति रखने वाले लोग हैं वो यूनाइट होते हैं, तो जैसे भूमि अधिग्रहण बिल को ये नहीं लागू करा पा रहे, जैसे GST को ये नहीं लागू करा पा रहे हैं, जैसे ये बिहार का चुनाव नहीं जीत पाए, दिल्ली का चुनाव नहीं जीत पाए, उसी तरीके से इनको आइडियोलॉजिकली भी और इलेक्ट्रली भी डिफीट किया जा सकता है। इसलिए इसके लिए ज़रूरी यही है कि हमको शक्ति संतुलन के सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि सामने वाला मजबूत हो रहा है तो इसका एक अर्थ ये भी है कि आप कमज़ोर हो रहे हैं। तो कमज़ोर हो रहे लोगों को अपनी ताकत बढ़ानी होगी, तब इनके इस एजेंडे को रोका जा सकता है। तो एक बात ये हो रही है कि सेक्युलर फोर्सेस एक तरफ एक बात कह रहे हैं, दलित मुस्लिम को एक करने, RSS के नजरिए का मुकाबला करने। एक तरफ कुछ मुस्लिम रेडिकल फोर्सेस वो भी यही नारा दे रहे हैं कि दलित मुस्लिम एक होने। तो उस पर क्या? नहीं, देखिए, सिर्फ दलित मुस्लिम एक होने की अगर बात करेंगे तो ये फिर हम एक पॉलिटिकली सेक्टेरियन लाइन ले रहे हैं कि ठीक है भाई, हम एक हॉल में सबको आमंत्रित कर रहे हैं लेकिन वही इंटर करेगा जिसके पास लाल जूता। यही काम तो बीजेपी कर रही है। वो कह रही है कि वजीफ़ा हम बंद नहीं करेंगे लेकिन उसी के को देंगे जो मेरिटोरियस हो। तो जिससे आप लड़ रहे हैं, आप सेम टैक्टिस अपनाएंगे तो आप कैसे जीतेंगे? बात यहाँ सिर्फ दलित मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ है कि जो भी लोग डेमोक्रेटिक हैं, जो भी लोग प्रोग्रेसिव हैं, जो भी लोग ऑपरेस्ड हैं, चाहे वो अपर कास्ट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गरीब हैं,
अगर उनको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, उनको भी, जो लोग मुस्लिम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, सालों से, हजारों साल से जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, वो भी एक दूसरे के दर्द को शेयर करें और समझें कि हम तो एक, यह जो हमको रूल करने वाले लोग हैं वो हमको बांट करके रखें। ये बात समझने की जरूरत है। तो दलित मुस्लिम नहीं, ऑप्रेस्ड की यूनिटी होनी पड़ेगी। और ऑप्रेस्ड वो भी है जो गरीब है, ऑप्रेस्ड वो भी है जो अल्पसंख्यक है, ऑप्रेस्ड वो भी है जो महिला है, ऑप्रेस्ड वो भी है जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है। ये पॉलिटिकल लाइन जो है वो लेना पड़ेगा। कम्युनिस्ट फोर्सेस रीयूनाइट होकर गाइडलाइन अडॉप्ट कर सकती हैं इन फ्यूचर? देखिए मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट एक्टिविज़म करता हूँ, तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्टूडेंट एक्टिविज़म में तो हमने ये चीज़ें की है। करने का मतलब है कि हुआ है। आज सामने में जब सरकार अटैक कर रही है तो उसके खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी हैदराबाद का ही अपने आप में एक उदाहरण है जिसमें सभी तरह के फोर्सेज एक साथ आए। दिल्ली के अंदर भी जो हमने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया उसमें भी सभी तरह के फोर्सेज आए। आपस में वो खींचतान रहती है, वो तो एक परिवार में भी रहता है, एक पार्टी में भी रहती है, तो एक फ्रंट में अगर रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एचसीयू में जो पुलिस की कार्रवाई कल और आज और आप माने स्टेट देखिए सेंट्रल के साथ साथ स्टेट का भी रोल है। देखिए ये हमारे लिए बहुत अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि जब आप सड़क पे उतर रहे हैं कुछ जेन्युइन सवाल को लेकर, तो जिनको उन सवालों से दिक्कत है वो दिक्कत पैदा करेंगे। अब उनको ये लगा था सरकार को, सरकारी तंत्र को, कि हम अप्पा राव को बुला लेंगे और स्टूडेंट कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं हुआ। स्टूडेंट ने अपना एजुकेशन किया। उनको ये लगा कि जेएनयू का मुद्दा उठा करके हम एचसीयू के मुद्दे को भुला देंगे। ऐसा नहीं हुआ। जेएनयू एचसीयू का एक्सटेंशन बन गया और जेएनयू के पूरे आंदोलन में सबसे प्रोमिनेंटली अगर कुछ बोला गया तो वो साथी रोहित का नाम लिया गया। रोहित एक्ट की बात की गई, सोशल जस्टिस को कैंपसेस में इंश्योर करने की बात की गई और कहा गया कि बिना सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट किए हुए यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को बचाना मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को अटैक ही इसीलिए किया जा रहा है ताकि कास्ट प्रैक्टिस जो कैंपस के अंदर होता है वो होता रहे। इसमें जो है एबीवीपी जैसी ताकतें स्टूडेंट को जात धर्म पे बांट करके अपनी राजनीति करता रहे। तो हमारा मानना है कि पुलिस ने जो छात्रों के साथ किया, उनके मेस बंद किए, उनका खाना बंद किया, उनका बिजली काटी, वाईफाई बंद किया, लड़कियों को मेल पुलिस के द्वारा पीटा गया, इतने एडमिट हैं वाइस चांसलर की, उनका सूद बूझ लेने की बजाय जो है और एग्रेसिव मोड अपना रहे हैं, तो मुझे जाने से रोक दिया गया। ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, ये उसी कॉन्टिन्यूएशन में हो रहा है कि आज के समय में हर एक स्टूडेंट और हर एक यूनिवर्सिटी अंडर अटैक है सरकार के रेग्रेसिव एजेंडे का और सरकारी मशीनरी के मिसयूज का। हैदराबाद तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए आपको मैसेज है? देखिए बस एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आज हम विद्यार्थियों के सामने अपनी शिक्षा को बचाने के साथ साथ अपने रोजगार को पाने की लड़ाई के साथ साथ समाज और देश को बचाने की जिम्मेदारी आनी है। ऐसे में हम किसी एक व्यक्ति का फैन होने की बजाय समाज को बचाने वाली जो विचारधारा है उसको अपनाएं, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हमारे देश के जो महान लोग रहे हैं उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करें, तभी हम एक बेहतर मुल्क बना सकते हैं।